हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो है अध्याय 6 तक की सब चीज़ों को कवर किया है। अब 7वां अध्याय शुरू होता है। लेट अस सी कि ये है क्या चीज़ है। टॉपिक के जो हेडलाइन है या हेडिंग्स है वो क्या है, वो है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये वास्तव में जनजातियां होते कौन थे, खानाबदोश कौन है। देखिए, जनजातियों को भारतीय संविधान में इनको एक कहा गया है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति क्यों किया गया है? क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इनको एक शेड्यूल के अंदर डाला गया है, इसीलिए वो अनुसूची होती है। ठीक है, देखिए इसका डिस्कशन हमें नहीं करना है, हमें देखना है जनजातियां होते कौन है। तो जनजातियों का अस्तित्व तो हमेशा रहा है और इनका अस्तित्व जो है राज्यों के अस्तित्व में आने के पहले ही था। मतलब क्या है कि राज्यों का विकास एक क्रमिक ढंग से हुआ है। उस क्रमिक ढंग से क्या है, एक मतलब कि एक सिस्टम बन गया जिसमें कि एक राजा है, उनके मंत्रिमंडल बना, उनके सलाहकार बने, सब कुछ था। मतलब प्रजा पर एक सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया था। लेकिन जहां तक जनजातियों का प्रश्न उठता है, ये जनजातियां जो थी इनसे अलग थी। इनके राज्यों के अस्तित्व से इनका कोई मतलब ही नहीं था। ये एक कटे समुदाय था जो आइसोलेटेड थे। तो लोग रहते कहाँ थे? ये लोग जंगलों ऐसे जगहों पे रहते थे। आज के दिन में भी जो है बहुत सी जनजातियां ऐसी हैं जो कि मेन स्ट्रीम से, जो कि समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सेंटिनल जनजाति है जिनसे कि आज तक लोग भी संपर्क नहीं कर पाए हैं और वो बड़े ऑफेंसिव होते हैं, बहुत आक्रमणकारी है। जब कभी लोगों ने संपर्क करने की कोशिश किया, इवन एक अमेरिकन गया था, उसको भी उन लोगों ने मार डाला। उनकी भाषा को भी लोग नहीं समझ पाते हैं, उनकी स्टाइल क्या है, वो खाना क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो जनजातियां के बारे में मैंने बता दिया। और दूसरी बात यह है कि इन जनजातियों का अपना एक अलग संस्कार होता है, इनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है, एक ही कुल से संबंधित होते हैं, इनका राज्य से कोई मतलब नहीं रहा है। मतलब क्या, एक दूसरे से बंधे रहते थे ये, या बंधे रहते अभी भी हैं, और इनकी एक अलग सभ्यता संस्कृति होती है। ठीक है, इनके रीत रिवाज सबसे अलग होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे एक और भी आप देखिए, वो ये है कि सभी जनजातियों का स्वरूप एक ही नहीं होता है। डिफरेंट पार्ट, जैसे इंडिया है, अगर आप अंडमान निकोबार में चले जाइए, तो अरुणाचल में चले जाइए, या किसी भी पंजाब के इलाके में चले जाइए, वहां भी जनजातियां हैं। लेकिन उन जनजातियों का इतिहास अलग तरीके का है। कहने का मतलब कि सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत जगहों पर ये रहते हैं और इनका मूल रूप से पहले जो है राज्यों के, आज तो संविधान बनने के बाद जो है राज्य के मुख्य धारा में भी शामिल होने लगे हैं क्योंकि उनको विशेष व्यवस्था दी गई है। लेकिन इसके पहले ये एकदम आइसोलेटेड थे, अलग थलग इनकी व्यवस्था रहती थी। दूसरा, अब आता है कि खानाबदोश कौन होते हैं। खानाबदोश वो लोग होते हैं, ये घुमक्कड़ टाइप की जातियां होती थी। ये लोग चट्टानों में, चट्टानों के आसपास, पहाड़ियों पर, गुफाओं के पास रहते थे। अब मूल रूप से क्या इनका है कि ये घुमंतु जाति थी, कहीं पे स्थिर नहीं रहते थे, कहीं कुछ दिन रहे आगे चले गए। और इनका मुख्य काम क्या था? जैसे आखेट करना, शिकार करना। शिकार करने से जो कुछ भी इनको मिला उसको इन्होंने पाया और खाने पीने में इस्तेमाल करे। खानाबदोश टाइप की जनजातियां जो अगर आज भी आप देखेंगे तो आप देखे होंगे कि सड़कों के आसपास कभी कभी आप देखेंगे बैलगाड़ी से लाते हैं लोग, पत्थरों के भी की छोटी सी मूर्तियां बनाते हैं, या कोई बांस के टुकड़े को बनाकर सुपेली तो बस और उसके तमाम आइटम्स बनाते रहते हैं और एक जगह पर कुछ दिन तक रहते हैं, उसके बाद दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो ये जातियां कौन सी जातियां थी? ये वास्तव में कौन सी जातियां हैं? ये खानाबदोश लोगों की ही के समझिए कि अग्रगामी व्यवस्था है। मतलब कि जैसे कि इनके एंसेस्टर जिसको खानाबदोश हम कहते हैं, वास्तव में ये इन्हीं की पीढ़ी चलती आ रही है, जिसको कि हम छोटे तौर पर आज के दिन में भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने आपको इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया। अब देखिए किताबें क्या कहती हैं, या एनसीईआरटी क्या कहने जा रही है, हम उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, कहते क्या है कि अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान हुआ। ठीक है,
इस उठापटक के बीच में ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक परिस्थितियों गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। अब कह रहे हैं कि देखिए, हमने कहा ना कि ये जनजातियां लोगों से अलग थी, लेकिन राज्यों का उत्थान हुआ। जब राज्यों का उत्थान हुआ है, तो राज्यों के बीच में ये जनजातियां भी आई हैं, और ये जनजातियों के साथ मिलने के साथ जो राज्य की व्यवस्था थी, ये इनके अंदर भी इनकी मतलब राज्य के प्रजा के बीच में या राज्य की व्यवस्था में इनकी भी भागीदारी बढ़नी शुरू हो गई। इससे क्या हुआ, एक अलग तरह का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले जब राज्य में था, तो राज्य की व्यवस्था जो है मूल रूप से वर्णों पर आधारित थी, और ये जनजातियां वर्ण व्यवस्था को किसी भी तरीके से स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे, और न ही इनको एक तरह की जानकारी थी कि ये वर्ण व्यवस्था होता क्या है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे। इसमें ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। और वर्ण व्यवस्था में क्या है, देखिए, वर्ण व्यवस्था समाज क्यों जटिल हो गया, क्योंकि ये जो व्यवस्था थी ब्राह्मणों ने प्रतिपादित किया था, उनके अनुसार क्या था कि हर एक वर्ण का कार्य अलग तरीके का था। तो किसी को जो है ऊंचे दर्जे पर रखा गया, किसी को नीचे पर रखा गया, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी द्वारा जो है जब सृष्टि का विकास किया गया, तो ऊपर से ब्राह्मण, अब बाहों से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और नीचे से शूद्र। इसका मतलब क्या है कि सामाजिक व्यवस्था जो है मूल रूप से जो है वर्ण व्यवस्था के साथ जो है ऊंच नीच के बीच में बटा हुआ था। ठीक है। बड़े शहरों से परे जनजाति समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति कहा जाता रहा है। अब देखिए क्या है, वही बात है ना, क्योंकि राज्य व्यवस्था से अलग थे, तो राज्य की व्यवस्था जो थी ब्राह्मणों द्वारा प्रतिवादी व्यवस्था पे चलती थी, जिसमें कि सामाजिक उच्च नीच का प्रतिपादन किया गया था, कर्मकांडों को कहा गया था। जबकि ये लोग समाज के मुख्य धारा से कटे हुए थे, समाज का मतलब कि राज्य से, इसलिए इनको जो है इन सब चीजों का कोई ज्ञान नहीं था, और ये अपने छोटे से कुल में ही प्रतिपादित नियमों के आधार पर काम किया करते थे। कहते हैं ऐसे अक्सर समाजों को जनजातियां कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। मतलब क्या है कि राज्य एक अलग व्यवस्था है, राज्य में हर तरह हर वर्ग के लोग हैं, है ना, ऊंच भी है, नीच भी है, अमीर भी है, गरीब भी है। लेकिन जो जनजाति व्यवस्था थी, उस जनजाति व्यवस्था में क्या है कि इनके अपना एक कुल होता था, और एक दूसरे से कहीं इनका ब्लड रिलेशन अवश्य होता था, जिसको कहते नातेदारी के बंधन जुड़े थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी संग्राहक या, मतलब ये है कह रहे हैं कि अब देखिए जनजातियों का भी कई स्वरूप था। कुछ लोग खेती में इन्वॉल्व रहते थे, वो खेती से अपना जीवन व्यतीत करते थे, और दूसरी जनजातियों की बात कर रहे हैं वो शिकारी संग्राहक। मतलब क्या है, उनका काम ये था कि वो शिकार करते थे और सामान इकट्ठा करते थे, और उसी के आधार पर उनकी जीवनचर्या चलती थी, और भोजन आदि की व्यवस्था हो जाया करती थी।
और उन्हीं जनजातियों में पशुपालक भी थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। मतलब जिस क्षेत्र के इनहैबिटेंट थे, जहां पर ये लोग रहते थे, वहां पर जो भी प्रकृति से प्रदत्त व्यवस्थाएं थी, प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी उनको मिलता था, वो उनका भरपूर प्रयोग किया करते थे जनजाति लोग। दूसरी तरफ कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, जिसके बारे में मैंने शुरुआती दौर में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इसका मतलब क्या है कि वो राज्य व्यवस्था से परे थे। राज्य व्यवस्था से परे उनके पर राज्य के नियम कानून कहीं से लागू नहीं होते थे। उनके अपने नियम कानून थे और उनके यहाँ जो वरिष्ठ लोग थे वो जो नियम बनाते थे, उसी के आधार पर वो सभी संपदा का जो कुछ भी उपज होता था या जो कुछ भी व्यवस्था स्वीकार करते थे, उसका आपस में बंटवारा करते थे। मतलब क्या हुआ कि जनजाति समूह एक तरह से पूरा परिवार था। एक तरह से देखा जाए कई परिवारों का भी समूह था, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका मुखिया कहता था उसे आदेशों को पालन करते थे और सब चीजें मिल बांट कर खाते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। इनके निवास स्थान के बारे में है, क्योंकि समाज की राज्य व्यवस्था से अलग थे, इसलिए कहां पर रहते थे इसको एक्सप्लेन किया गया है। कभी कभी जात विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायने में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बनाया, अलग संस्कृति को बनाया। मतलब क्या था, जब ये राज्य की मुख्य धारा में आए, मुख्य धारा से जब जुड़ना शुरू किए, तो इन लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे तो ऊंच नीच का भेदभाव है, यहाँ पे तो वर्ण व्यवस्था है, कोई अमीर है कोई गरीब है, मतलब मिल बांट करके व्यवस्था को चलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब कोई लोग इनको छोटा समझते थे, इनसे टकराव होता था, क्योंकि इनकी संस्कृति बिल्कुल अलग थी। इनके यहाँ कोई ऊंचा नीचा का कोई भेदभाव नहीं था, सब मिल बांट करके चीजों को उपभोग करने की व्यवस्था थी। इसीलिए इनका टकराव होता था और इन्होंने अपनी अलहदा मतलब अलग संस्कृति को बनाए रखा, मतलब कि सेपरेट कल्चर को इन्होंने हमेशा को बनाए रखा। ठीक है, लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। अब कहते हैं कि जब ये राज्य की व्यवस्था में आ गए तो कहता क्या है कि अब चूंकि राज्य से जुड़ गए तो राज्य के जो भी संसाधन हैं, सब चीजें हैं, वो निश्चित रूप से इनको प्रभावित कर रही थी। तो इनके संसाधनों का या जंगलों में या सुदूर क्षेत्रों में जो चीजें मिलती थी उसका राज्य के लोग भी जो वर्ण व्यवस्था वाले तो उपभोग करते थे, इसलिए इनका एक दूसरे पर अब निर्भरता बढ़नी शुरू हो गई थी। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब वो कह रहे हैं कि अब जनजाति मूल रूप से असली जनजाति नहीं रह गए, क्योंकि वो राज्य की मुख्य धारा से जुड़ गए। दूसरी तरफ राज्य की जो व्यवस्था थी, जो कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, वह इनको भी चुनौती देना शुरू किए। तो उनको भी मानना पड़ा कि भाई इस व्यवस्था को हम जानते ही नहीं है, तो उन लोगों ने भी इनको अपनाना शुरू किया और इनको अलग अलग समाज में स्थान देना शुरू किया, जिसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। जनजाति लोग कौन थे, अब ये देखते कहते हैं कि आखिर ये जनजाति लोग कौन थे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से हम किताब को देखते हैं। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। ऐसा क्यों हुआ भाई, जानकारी क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं जानकारी इनके पास थी कि इनके पास कोई भी लिखित चीजें नहीं होती थी। राज्य की व्यवस्था में तो लिखित संवैधानिक व्यवस्था आ गई राज्य की व्यवस्था में, लेकिन इनकी जो सभ्यता संस्कृति थी वो मौखिक रूपों से चलती थी, वर्बली चलती थी। इनके पास कोई लिखित संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी कि इनका समाज कैसे चलेगा।
इसलिए कहते हैं कि इन जनजातियों के बारे में मैं बहुत कम जानकारी, तो जानकारी इनको कहाँ से, जब कोई इनके पास ऐसा चीज है नहीं। और दूसरी बात है कि ये ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़े मैन्यूमेंट बनाए हों, बहुत बड़ी बिल्डिंग कहीं बनाए हों कि जिसको पढ़ करके या कोई सिक्के चलाए मालूम हो जाए। तो ऐसी चीज न मिलने के कारण समकालीन इतिहासकार जो है इन लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी दे पाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, जैसा कि मैंने कहा। कहता कुछ अपवाद हो सकता है, एक्सेप्शन इज देयर, कुछ हो सकता है किसी ने कुछ अपना कोई चीज लिखित रखा हो जो कि मोस्ट एडवांस रहे हों, है ना, जो कि सबसे पहले राज्य व्यवस्था से जुड़ गए हों तो उनके पास लिखित चीजें भी आ गई हों। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। लेकिन कह रहा है कि लेकिन अपनी जो व्यवस्था थी, जो उनकी संस्कृति थी, उससे वो हट नहीं रहे थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। मतलब क्या है, एक पीढ़ी, परंपराएं तो अभी भी विरासत में मिलती है। आज हम जो करते हैं हमें अपने माँ बाप से मिला है, हम आगे करेंगे, बच्चे हमारी विरासत में पाते हैं, जो सभ्यता संस्कृति हमको बताते हैं कि हमको ये करना चाहिए, वो करने चाहिए, उसको फॉलो करते हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। वाचिक मतलब क्या है कि जो लोग बताते हैं ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता था, उसी को उन्होंने इस्तेमाल करके हिस्ट्री को लिख दिया है। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं, इसको मैं ऐसे भी कहूंगा। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों को बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। अब ये कहते हैं कि देखिए, अब आज के जो जनजाति तो अभी भी हैं, देश के विभिन्न कोने में फैले हुए हैं, लेकिन वो उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जबकि जनजाति लोग जो है समाज की मुख्य धारा मतलब राज व्यवस्था से अलग हुआ करते थे। कहते हैं एक जनजाति का इलाका प्रभाव के समय के साथ साथ बदलता रहता था। मतलब जनजाति थे, कुछ में खानाबदोश भी थे। इनका ग्रुप जब स्ट्रांग हो जाता था तो ये अपने क्षेत्र को, अपने प्रभाव को बढ़ाते रहते थे। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर नियंत्रण था। मतलब क्या है, एक तरह से राज्य का स्वरूप बना लेते थे। इनके क्षेत्र में राज्य कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी। यहाँ पर खोखर जाति के बारे में मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा। ये वही जाति है जिसने कि मोहम्मद गोरी की हत्या की थी लौटते समय। जब मोहम्मद गोरी दूसरी बार इंडिया से वापस जा रहा था, इसी खोखर जनजाति के लोगों ने ही, क्योंकि इन लोगों का नरसंहार करवाया गया था, इसलिए ये जो है इसी जनजाति ने जो है मोहम्मद गोरी के नमाज पढ़ते समय मर्डर किया था, हत्या किया था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर नियंत्रण था। पंजाब में ये तो हो गया। यहां बाद में गक्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अब एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा आपको कि देखिए, ये जो जनजातियां हैं, आपको मैंने कहा है कि मानचित्र मैप में इस जगह पर लोकेट करिए कि अगर मैं कहता हूं पंजाब में ये क्षेत्र है, वहां पर ये क्षेत्र है, वो क्षेत्र है, तो आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। उस लिस्ट में सभी जनजातियों का नाम लिखना पड़ेगा और ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, दैट यू हैव टू सी। क्योंकि क्वेश्चन कंपटीशन में एनसीईआरटी वेदर इट इज पीसीएस, आईएएस या किसी भी तरह के कंपटीशन में आप जाएंगे तो क्वेश्चन में भी आस्क इन सच वे। आप बोल दिया खोखर जनजाति, अब आपको पता ही नहीं खोखर जनजाति है, आपने पढ़ा है, लेकिन वो कहां पर थे, दैट यू हैव टू सी, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, इसी तरह से आप देखिए क्या कहते हैं, बाद गक्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इनके मुखिया, अब एक मुखिया का भी नाम आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनका मुखिया कौन था, हेड कौन था? कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। एक क्वेश्चन बन जाता है यहां पर है कि किस, देखिए 3 क्वेश्चन बन गए कि गक्खर का मुखिया कौन था जनजाति का, ठीक है, और वो कौन था जिसको कि अकबर ने मनसबदार बनाया था, नंबर 2। फिर ये भी आ सकता है कि कमाल खान गक्खर को किस मुगल बादशाह ने मनसबदार बनाया था। मतलब एक ही तरह से एक ही पॉइंट में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा
और अर्गुन, इन सभी जनजातियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये कहाँ के थे, कैसे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुल कहते क्या है, मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन किए जाने से पहले लंगा, अब देखिए पहला क्या हो गया, खोखर आ गया, दक्खर आ गया, अब लंगा और अर्गुन, ये कहाँ के हैं, ये भी देखिए कहाँ से है, मुल्तान और सिंध। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि हर एक लाइन में क्वेश्चन बनते जा रहे हैं एनसीईआरटी के। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मैप है, मानचित्र है ना, इसमें जितनी भी जनजातियां हैं वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी, कहाँ पर रहती थी। जैसे देखिए पंजाब का ही प्रॉन्स दिखा दे ना, नॉर्थ खोखर है ना, ऐसे ऐसे लंगा, मतलब किसका है। अब आपके दिमाग में एक पिक्चर हमेशा होनी चाहिए, एक नॉट इमेजिनेशन, यू शुड हैव फोटोग्राफिक मेमोरी इन योर माइंड। कि अगर आपसे पूछा जाए लंगा आप कहाँ पर, स्पॉट द पॉइंट, तो आप सीधे मालूम हो जाए कि ये पॉइंट था, आप लंगा रहते थे, यहाँ पर बलूची रहते थे, यह तो कहते प्रमुख जनजातियों का क्षेत्र, ये यहाँ पर इस चीज को प्लॉट किया गया है। तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको तो आपको देख करके समझ करके अपने से बना करके समझना है कि कौन सी जनजातियां कहाँ पर रहती थी। ठीक है, था क्या है, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, वो कौन थी, देखिए बलोच। बलोच की बात करते हैं, वो मैप पे दिया हुआ है। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। अब ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी जनजाति थी जो छोटे छोटे कुलों में बटी थी, तो वो बलोच थे, जो कि आज के दिन में पाकिस्तान में बलूचिस्तान एरिया है, वो यही बलोच लोग हैं। ठीक है, ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। पश्चिमी हिमालय में, कहां पर, देखिए लोकेशन क्या है, दैट यू सी हियर, पश्चिम वेस्टर्न हिमालय में गड्डी गरड़ियों की जनजाति रहती थी। किसकी रहती थी पश्चिमी में, गड्डी गरड़ियों की जनजाति रहती थी। जिस चीज को मैं बार बार फोकस दे रहा हूं, जिस चीज पे मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, आप ये समझिए कि दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, उपमहाद्वीप के सुदूर, सुदूर मतलब क्या है, दूर, कौन से प्लेस की बात कर रहा है, उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभाव था। अब वो कुल को कैसे डिफाइन करता है, कुल तो आप जानते हैं, उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। कुल आप जानते भी है, खैर मैं बता दे रहा, परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजाति संगठन प्राय नातादारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे, जिसको कि मैंने बता दिया है। अब आगे कहते हैं, प्रेजेंट में कहते क्या है कि मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। अब देखिए ये भी एक जनजाति है, वो कहाँ के हैं, वो है बिहार और झारखंड। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में 6 लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। अब यहां से भी क्वेश्चन देखिए कैसे उठते हैं, वो ये है कि चेर कहाँ के हैं, बंगाल और सॉरी बिहार और झारखंड के हैं। फिर इन पे अटैक करने के लिए कौन गया था, चेरों को किसने डिफीट दिया था, वो थे राजा मानसिंह। वो कौन थे, अकबर के सेनापति थे, और इन लोगों ने चेरों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया और उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया। लेकिन वह पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। डिफीट तो हो गया चेर लोगों की, लेकिन कंप्लीटली वो डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सके, हर तरीके से उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। अब आता औरंगजेब का क्या आता है, औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर,
चेन लोगों के किलों पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपना अधिशस्त्र बना लिया। अब देखिए पॉइंट ये होता है कि चेरों पर अटैक तो मानसिंह ने किया, जो कि अकबर के सेनापति थे। इन्होंने लूटपाट भी किया, डिफीट भी हुआ, लेकिन उनको अधीन नहीं कर सके, अपने राज्य में वो मिला नहीं सके। तो जो इनकम्प्लीट वर्क था, हु कंप्लीटेड दैट? औरंगजेब। औरंगजेब ने अल्टीमेटली चेरों को हर तरीके से डिफीट दिया और उनको अपने राज्य में मिला लिया। ये क्वेश्चन बन जाता है। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। इन्हीं जनजातियों में आपने सुना होगा कई बार बिरसा मुंडा का, ये उसी जनजाति कहते हैं बिरसा मुंडा, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब कहते क्या है, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां, कहां पर कहते हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेराद और दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कौन कौन लोग रहते थे यहाँ पे? कोली, बेराद और दूसरी जनजातियों। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि कोली केवल नहीं कर्नाटक महाराष्ट्र में, कोली यहाँ के साथ देखिए जनजाति बेराद भी हैं, लेकिन कोली जो है कर्नाटका, महाराष्ट्र और इवन गुजरात के क्षेत्रों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरगा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। अब देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप देखिए इतनी ज्यादा वन बाई वन आपके सामने शेड्यूल टाइप्स आ रहे हैं, जनजातियां आ रही हैं, तो आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें लिखना है कि कौन सी जनजातियां हैं और उन जनजातियों के बारे में आपको लिखना है कि वो किस एरिया में रहते थे या आज के डेट में वो किस एरिया में रहते हैं। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतियर और यहां तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भील कहाँ के है? देखिए भील जनजाति कहाँ की है? पश्चिमी और मध्य भारत, मतलब वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा मतलब प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। आज भी ये फैले हुए हैं, ऐसा नहीं। गोंड लोग, ये जो जनजातियां हैं, ये आज के दिन में भी फैले हुए हैं। अब देखिए कहते क्या है, भीलों के बारे में कह रहे हैं ना कि जैसे कहते क्या है कि भील कुछ शिकारी और संग्राहक बने थे। अब देखिए इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि रात में भी लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। अब आप देखिए एक शिकारी है, एक ने शिकार कर लिया है, एक हिरन को अपने पर मार करके कंधे पर रख लिया है रात के समय में अंधेरे में, दूसरा यहाँ पर अटैक कर रहा है। वो दिखा रहा है कि भील लोग खेतिया होने के साथ साथ आखेटक और शिकारी भी थे। खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। इनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों का काम करते थे। अब देखिए कहते क्या है, घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुओं को भारत लाते थे और बंजारे बंजारे आगे देखते क्या उन्हें, वह एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। अब आप देखिए क्या है, मेवा क्या जो अफगानिस्तान के एरिया है वो उसी का इमेजिनेशन है। देखिए लिखा भी उर्दू में है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊँट वगैरह है, यहाँ पे मेवे इकट्ठा किए जा रहे हैं, इनको ऊँटों पर लादा जा रहा है। ऊँटों पर लादे जाने के बाद देखिए एक कारवां चल रहा है, ये सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहे हैं। अब यह होगा, पहले यहाँ पे इकट्ठा किया गया, ऊँटों पर रखा गया, ऊँटों पर रखने यहाँ भी तौल हो रहा है, इसके बाद इसको इसके ऊपर लोडिंग कर दिया, लाद कर दिया। अब ये सेंट्रल एशिया की तरफ चले गए व्यापार करने के लिए, मेवे बेचने के लिए। और ये काम करने वाले कौन लोग थे? बंजारे और अन्य व्यापारी।
अब एक चीज और भी देखिए, कहते हैं कि जब ये लोग मेवा ले जाते थे तो वो करते क्या थे, वहां से इनको क्या मिलता था। ये कहते हैं उन चीजों के लिए ऊन, घी, तो दो को इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए, ये नहीं कि क्या सोना चांदी की बात है, लेकिन उसके एक्सचेंज में आज का विनिमय भी करते थे। मतलब कि उसको दे करके उसके अगेंस्ट या उसके एवज में या उसके बदले में ऊन और घी भी ले लेते थे कि ठीक है भैया, मैंने आपको मेवा दिया है, आप मुझे ऊन दे दीजिए और घी दे दीजिए। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का भी काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते रहते थे। आज भी खाना, जैसे खानाबदोश क्या है, मतलब कि वो कुछ सामान ले लिए अपना, एक लाद लिए जानवरों के ऊपर, कुछ जगहों पे गए बेचे, वो अपनी जरूरत के भी सामान लिए, फिर या कुछ सामान वहां से उन्होंने और कलेक्ट कर लिया, फिर उसको लेकर के बेचते आगे चले गए। इस प्रकार से उनकी जीवनचर्या चलती रहती थी। अब यहां पर उन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते थे, जैसा मैंने बताया है पहले भी है। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुविन के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते हैं। मतलब पशुओं पर लाद करके अपने सामान बेचने के सामान, अपने रहने के सामान या टेंट वगैरह जैसी चीजें आज भी होती है ना, सब सामान अपनी आवश्यकता रख लेते थे, कुछ सामान जगह बेचे, फिर रात में वहां पर अपने रहने की व्यवस्था कर लिए और वहां पर वो निवास करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी तरह से दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक और अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। अब वो कह रहा है कि देखिए ऐसा भी है कि आपने देखा होगा कि अभी भी कभी कभी आप सड़कों पर देखते होंगे, कुछ जो खानाबदोश होते हैं वो तरह तरह का वो दिखाते हैं, रस्सियों पर चल रहे हैं और वो जिम्नास्ट टाइप की चीज़ें दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, उनके साथ लोग वो सब ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं और वो अपने खेल को दिखाते रहते हैं। वो कौन है, खानाबदोश है, वही एंसेस्टर है। सेम टाइप की चीज़ जो है करें कि वो इस तरीके से करके अपना लोगों का मनोरंजन करके उनसे पैसा रुपया इकट्ठा करके अपनी जीवनचर्या करते थे और आज भी कुछ लोग करते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील मतलब भ्रमण करने वाले समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट आते हैं जहां इन्होंने पिछले साल दौरा किया था। मतलब क्या कहने मतलब है कि भ्रमणशील रहते थे, उसके बाद ये घूम घूम करके काम करते थे, घूम घूम करके अपना काम किए और जीवन यापन की चीज़ें की आवश्यक जीवन यापन की जो भी चीज़ें थी अगर इनको मिल गया तो फिर उन जगहों पर ये वापस आ जाते थे या कई अन्य जगहों पर भी चले जाते थे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ रहा है कि बंजारा कौन थे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है आपसे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश थे। मतलब बंजारे ऐसे नहीं थे, वो थे कौन, व्यापारिक खानाबदोश। वो व्यापारी जो कि घूम घूम कर व्यापार करते थे, वो कौन थे, वो लोग बंजारा थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। उनके कारवां क्या होता था, ये लोग ग्रुप में साथ चलते थे, ऊँटों पर इस पे या जो भी जिससे भी सामान ले चलते थे, एक ग्रुप बनाकर चलते थे। ग्रुप बनाकर इसे चलते थे कि इनको पहाड़ियों के जंगलों के रास्ते से गुजरना पड़ता था और वहाँ पर अक्सर डाकुओं का हमला होता था, यहाँ तक कि अटैक कर देते थे। इसलिए एक ग्रुप में चलते थे और उस ग्रुप का नाम होता था, उस कारवां को बोलते थे टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों की ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कौन सा शासक जो है, कौन सा सुल्तान जो है बंजारों का इस्तेमाल अनाज की ढुलाई के लिए करता था। डिफरेंट ऑप्शन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है वह सुल्तान कौन था सल्तनत का, अलाउद्दीन खिलजी। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाके में अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल अनाज होते होंगे। ये इमेजिनेशन है कि कम से कम 1,00,000 लोग रहते होंगे। अब देखिए
जहांगीर का संस्करण, जहांगीर नामा, ठीक है, या तुजुक ए जहांगीरी, इसको स्वयं जहांगीर ने जो उसके बेसिक किताब है उसी से लिया गया है। संस्मरण उसका पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन क्या आएगा संस्मरण, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जहांगीर का कौन सा संस्मरण था, एनसीईआरटी से उठाता है ना, तो संस्मरण में क्या था, वो जहांगीर नामा था या उसको बोलते हैं तुजुक जहांगीरी, उस किताब में जहांगीर ने एक्सप्लेन किया है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि बंजारों का उल्लेख किस मुगल शासक ने किया है, ठीक है, और फिर दूसरा बात वो जहांगीर ने किया है, फिर जहांगीर ने किस संस्मरण में किया है, तो जहांगीरनामा या तुजुक की जहांगीरी में किया गया है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बंजारे, अब बंजारे के बारे में एक अलग जिक्र आता है। कहता है 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। ये पीटर मंडी जो है शाहजहां के कार्यकाल में आया था। सबसे पहले सूरत में आया था, सूरत के बाद ये आगरा आया, आगरा से पटना गया, फिर ये आगरा आ गया। इसने जो है मतलब काफी वर्णन किया है सब चीजों का। यहाँ तक कि ये ऐसा व्यापारी था जिसने कि शाहजहां के 2 लड़कों की शादी में भी शरीक हुआ था, मतलब उसमें भी इन्वॉल्व रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यही बनता है कि पीटर मंडी किसके शासनकाल में आया था, किसने बंजारों का वर्णन किया है, या वो कौन सा अंग्रेज व्यापारी जो है शाहजहां के 2 पुत्रों की शादी में भी शामिल हुआ था। मेन पॉइंट यही पर है, लेकिन इसको हम सबसे निगाह पढ़ लेते हैं कि कैसे इसने एक्सप्लेन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपना पूरा घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। भाई टांडा तो ग्रुप है, कारवां है ना, सभी अपना परिवार लेकर चल रहे हैं। उनको जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे अपने सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां ये महंगा है। ये आज भी व्यवस्था उसी तरह की है, भले उसको बंजारा न कहते हो, ऐसा लोग करते हैं। ये वहां से फिर एक ऐसी चीज लाद कर लाते हैं जो किसी और जगह पर मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। बस आज ये होता है कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री से कोई भी सामान आया, उसको मार्केट में फ्लोट कर दिया था, मार्केट में बिक जाता है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि वो फिर एक ऐसी चीज यहाँ पर वो ये नहीं है कि वहाँ पर मार्केट में कोई सामान आता है, तो आज की डेट में तो है नहीं कि मार्केट से फिर सामान उठ करके उस व्यापारी के पास जाता है जहाँ पर कि से ये सब दूसरा सामान आया था। बस यही थोड़ा सा अंतर है। टांडा में 600 से 700 तक लोग रह सकते थे। एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वे अपने गाय बैलों पर सामान उतारने के लिए, उनके चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर उन्होंने ये दिखाया है कि जो टांडा होता था, टांडा में कई परिवार होते थे बंजारों के, और फिर वो अपनी पूरी गृहस्थी एक साथ लेकर चलते थे, और उनका पूरा वर्णन इसने पीटर मंडी ने किया हुआ है। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। या ऐसा भी होता है, आज भी होता है। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। आज भले ही बोरे और ये सब चीजें जो है फैक्ट्री में बनती हो, लेकिन बेचने का काम जो है
अब चूंकि पहले जो है ये सब चीजों को हाथ से बनाते थे, अब आजकल कंपनियों बनती हैं। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदारों का काम करते थे। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि भिक्षुक लोग मतलब जो बौद्ध लोग थे, ये लोग भी सौदागर का काम करते थे, ये अकेले आ जाता है। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी, जो विभिन्न नगरों और गांवों में कई कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आज भी आप सड़कों पर इस तरह के लोगों को देख सकते हैं। कांस्य मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा का है। ये देखिए, ये कहाँ से संबंधित है? ये मगरमच्छ जो है कुटिया कोंड जनजाति की है, जो कि उड़ीसा से है। ये इनकी कृति है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की आवश्यकता की जरूरतें बढ़ती गई, नए नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच एक नई जाति सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां सामाजिक समूहों को जात विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों को दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गया। अब देखिए यहां पर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले जो राज्य व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन जब समाज के बीच नई जातियां जैसे जनजातियां या खानाबदोश लोग भी घुस गए, जिनकी जातियों का कोई भी मतलब नहीं था, जिनको इस वर्ण व्यवस्था की न कोई जानकारी थी न उन्हें मालूम था, तो इनको, लेकिन समाज में छोटे लोग जो काम करने वाले थे उनको वर्ण व्यवस्था के अधीन, उनको और इनको मिला करके जब देखा गया कि भाई इनके लिए समाज में इनकी आवश्यकता है, हाँ अलग अलग जगहों पर इनको काम करना, सुनार की भी आवश्यकता है तो बढ़ई की भी आवश्यकता है तो लोहार की भी आवश्यकता है, ठीक है। तो जो लोग इस तरह का, अगर सोने का काम करता था तो उसको सुनार कहने लगे, लोहे का काम करता तो लोहार कहने लगे, लकड़ी का काम करता था तो बढ़ई करने लगे, अब बिल्डिंग बनाने का काम करता था तो राजमिस्त्री। मतलब क्या है कि ये कार्य के आधार पर इन्होंने इनको जातियों का नाम दे दिया गया है ना, को ब्राह्मणों जातियों के रूप में मान्यता दी गई। कहा गया कि अब वर्ण की बजाय जाति समाज का आधार बन गई। अब ये क्या है कि पहले वर्ण व्यवस्था थी कि वर्ण के लोग ये काम करेंगे, अब जाति समाज के आधार बन, कैसे बन गया कि समाज का आधार इन पे है, यही लोग कृतिक काम कर रहे हैं, तो इनको अलग अलग नाम दे दिया गया। और जो वर्ण व्यवस्था थी जहां पर ये था कि ये शूद्र हैं, ये वो है, अब शूद्र ऐसी चीजें हट गई, क्षत्रिय ऐसी चीजें हट गई, ब्राह्मण ऐसी चीजें हट गई, वैश्य ऐसी चीजें हट गई। अब क्या आ गया, जात की व्यवस्था आ गई, जिनमें अलग अलग नाम दे दिया गया। इसको भी जात पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित, कहां पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछे भी जाते हैं। कौन सी जगह है? तिरु तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। क्या ये आपस में देखिए कहते क्या है, अब जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो उस पर कैसे हो रहा है, वो दिखा रहा है कि ब्राह्मण विचार विमर्श कैसे कर रहे हैं, वो और क्या नाम देते हैं। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जात के कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण करना, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बल के लिए लकड़ियों से बने साज सामान के लिए तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। अब कहते क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, रथकार है, तो अब उसकी जाति में उन्होंने एक रथकार जाति के रूप में उन्होंने परिभाषित करना शुरू किया कि इस रथकार को क्या क्या काम करना है, ठीक है, तो उसका वर्णन इन्होंने किया हुआ है।
11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों से आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे इन्होंने अपने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ तक कि कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का निर्माण किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा। अब ये देखिए, जो ये लड़ाकू जातियां थी, ये थी तो दूसरे वंश थे, ये राजपूत गोत्र से इनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन कार्य के आधार पर इनको राजपूत मान लिया गया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। अब जैसे ब्राह्मणों ने इनको मान्यता दे दिया कि ठीक है भाई, हम इनको मानते हैं कि ये भी राजपूत है, ठीक है, क्षत्रिय व्यवस्था में चले गए। धीरे इसी तरह के आगे क्या है, अब कह रहा है कि जनजातियों ने भी इनका अनुसरण किया, क्योंकि इनको मान्यता किससे लेना था, ब्राह्मणों से लेना था। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार के ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। अब इनको भी जनजातियों का समाज से अलग थलग थे, इन लोगों ने में भी जब ये शक्तिशाली हो गए तो इनमें से कुछ एक लोग जो थे एक शासक के रूप में उभरना शुरू हो गए और इन्होंने जो है अपनी मान्यता किससे लिया, ब्राह्मणों से लिया। ब्राह्मणों से मान्यता लेकर के ये शासक वर्ग में शामिल हो गए। इनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी छोटी जातियों की जगह में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। ये जाति व्यवस्था को नकारते रहे। अब आप देखिए कि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद, जो कि आज का आपका कश्मीर है, यहाँ पर क्या है, प्रमुख प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले ही इस्लाम को अपना लिया था। ये जो जनजातियां थी, ये इस्लाम के प्रभाव में आ गई थी और इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और इस्लाम में जो है जाति व्यवस्था को नकारा जाता है। इस्लाम में किसी भी तरह की जाति व्यवस्था नहीं मानी जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम के ठीक है, सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। अब देखिए क्या है, अब यहाँ कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में कैसे क्यों हुआ। इन लोगों ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म जो कहता है कि वर्ण व्यवस्था में कौन छोटा है कौन बड़ा है, इन लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने इसको अपनाने से इनकार कर दिया। इस कारण से इन्होंने इस्लाम भी स्वीकार कर लिया गया, जो कि जाति और वर्ण व्यवस्था का खंडन करता है, जो किसी भी तरीके से उसको मानता नहीं है। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। अब देखिए गोंड महिला का स्वरूप दिखाया गया है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि मतलब क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए मोटे तौर पे कि कहीं पर हमने देखा कुछ जगह पे खेती लायक उपजाऊ जमीन है, हमने कुछ दिन वहां पे किया, फिर लगा कि इसके उपजाऊ चीजें खत्म हो गई तो हम आगे बढ़ गए, मतलब ट्रांसफर होता गया, उसी को बताया गया है। और फिर दूसरी तरीके से क्या है, यहाँ पर इन्होंने कैसे समझाया है, किसी वनप्रीत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। अब यह जमीन अपनी उर्वरता खो जाती है, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। मतलब क्या है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई वन क्षेत्र है, वो लोग करते क्या थे, वन क्षेत्र को जला देते थे, जलाने के बाद वो प्लेन हो जाता था, जगह मिल जाता था और उसी के राख में जो है अपना कृषि कार्य करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी उर्वरता खत्म हो जाती थी। जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती थी तब वो उस क्षेत्र को छोड़कर आगे बढ़ जाते थे और फिर इसी प्रक्रिया को अपनाते थे, जिसको क्या स्थानांतरित कृषि या इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं।
अब कई जातियों के बारे में बता रहा है जिसको कि मैं आपको तेजी से समझा। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल के खेती करते थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन लोग करते थे? गोंड करते थे, और जो कि गोंडवाना प्रदेश में रहते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, गढ़ कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। अब देखिए अकबरनामा, ये अकबर का इतिहास है, ठीक है, और इसको लिखा किसने था? अबुल फजल ने, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन बनता है अकबरनामा, ये फारसी में लिखा गया था और इसमें इस चीज का उल्लेख है गढ़ कटंगा का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोत्र के नियंत्रण में था। अब देखिए क्या है, पहले क्या था, छोटे छोटे में गढ़ में विभाजित थे ना। अब ये गढ़ जुड़ जुड़ करके आपस में एक बड़ा सा साम्राज्य का स्थान देने जा रहे थे, जिसमें कि कहते हैं ना कि वही कह रहा है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज में क्या है, 70,000 गांव थे। हर एक गांव का अपना क्या है, अपने अलग अलग गढ़ों में विभाजित थे। लेकिन अभी जब केंद्रीकृत शासन आ गया तो गढ़ कटंगा का साम्राज्य स्थापित हो गया। अब बता रहे हैं कि 84, अब देखिए इनका क्या है, जनजातियों का आगे कैसे बढ़ा। 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, गांव इकाइयों में विभाजित थे। इन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बर होता, मतलब 12 में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। मतलब इस तरीके से केंद्रीकृत शासन को 84 भागों में बांट करके फिर 12 में बांटा गया था। इस प्रकार से वो शासन की व्यवस्था को संभालते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। अब गोंड समाज क्यों कह रहा है ना, इनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं में अनुदान की में भूमि प्राप्ति की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हो गई। अब देखिए जो लोग गोंड एक तरह से आदिवासी थे, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मूल रूप से ब्राह्मणों से मान्यता ले रहे हैं कि इनको भी जो एक राजपूत के रूप में मान्यता मिल जाए। तो उसके बदले में इनको जो है बार बार जो है अनुदान भी मिलता रहता था गोंड राजाओं से। क्यों? क्योंकि वो इनको मान्यता देते थे। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने, किसने? गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ये संग्राम शाह की उपाधि किसने दिया? ब्राह्मणों ने दिया। किसको दिया? गोंड राजा अमनदास को। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से विवाह किया। अब निश्चित रूप से जब इनको राजपूत बना दिया गया, राजपूत के रूप में मान्यता दे दी गई, तब इन्होंने क्या किया, इनका पुत्र कौन है? सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली, ठीक है। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अटैक हो रहा है, ठीक है। 1500, ये सब पॉइंट आपको नोट करना, कौन किसका पुत्र, कहाँ पे शादी किसकी हुई था, आपको करना है। इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब यहाँ से क्या हो रहा है। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई, उसे समर्पण करने के बजाय मर जाना उचित समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। अभी देख लीजिए
5 साल का पुत्र था, जो कि बाद में बड़ा 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 हो गया, लेकिन रानी दुर्गावती मारी गई, लेकिन इन्होंने समर्पण नहीं किया। अब इनकी कलाकृति के बारे में बता रहा है। ऐसा दिखा रहा है कि नक्काशीदार दरवाजा बनाते थे गोंड जनजाति के, जो कहाँ पाया गया, बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इनका निर्वाह करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। इसमें हाथियों का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकम कीमती सिक्के और हाथी, देखिए हाथी इंपॉर्टेंट है कि जिसका व्यापार करते थे ये लोग, बहुतायत में हथियार लिए। इन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा, मतलब जो उनका पुत्र मारा गया था दुर्गावती का, सॉरी है ना, रानी का जो पुत्र था वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया गया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य के कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब ये देखिए, चलिए इसके बाद अब दूसरी जाति वो अहोम। अहोम कौन है? अहोम लोग मौजूदा म्यांमार, जो कि बर्मा बाद में म्यांमार बन गया है ना, से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। इन्होंने भुइयां को क्या कहते हैं, भूमि स्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना किया। ठीक है, भुइया लोगों की नौरा राज्य कहाँ से आए थे? अहोम लोग म्यांमार से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। 16वीं सदी के दौरान इन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इन्होंने कई अन्य जातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों के पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। अब देखिए 1530 ईस्वी में ही इन्होंने आग्नेय अस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया था। ठीक है, 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी ये सक्षम हो गए थे। इनकी टेक्नोलॉजी को देखिए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं रह सका। मतलब क्या है, अहोमों को अंतिम रूप से किसने हराया? मीर जुमला ने। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अब देखिए कौन सा राज्य था, किस पे था? बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। राज्य के लिए जबरन काम लिया बेगार पे। ठीक है, अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस राज्य में जनगणना की गई थी? मध्यकाल में अहोम में। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर एक निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। पाइक कौन थे? जिनसे जबरन काम लिया जाता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को कम आबादी से जनगणना के बाद वो करते क्या थे कि बैलेंस बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, कम आबादी से जहाँ पर अधिक आबादी लोग वाले अधिक आबादी से जहाँ पे कम लोग थे वहाँ पर भेजे जाते थे। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया, मतलब वो डिसेंट्रलाइज हो गए। एक जगह पे थे तो पावरफुल थे, उन्होंने क्या किया कि अपने कुल के लोगों को जहाँ पे कम कम लोग थे वहाँ भेजना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उनका कुल व्यवस्था टूट गई। 17वीं शताब्दी का पूर्वाध होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क
पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। इनके आदि की व्यवस्था थी सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान, ठीक है। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग इंपॉर्टेंट, अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए कान के आभूषण का एक चित्र बनाया गया है। कबोई नागा जनजाति के लोग जो मणिपुरी एरिया में हैं, ये लोग किस तरह के कान के आभूषण पहनते थे, ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि किनका प्रचलित था, विशेष तरह का कान का आभूषण था। देखिए ऐसे पहनते थे, ऐसे पहनते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वो खेल नहीं जो कि स्पोर्ट है, जिस कुल में इनका डिवीजन था, जो कुल थे उनको ये खेल कहते थे, उनका नाम था खेल। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्रों में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में, मतलब एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी, लेकिन इसको राजा भी इसे वापस नहीं करवा सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। अब देखिए पहले अपने जनजातीय देवता करते थे, अब आगे क्या होता है, मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्सनालिटी, शिव सिंह 1714-44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। अब ये जनजातीय लोग जो है अब हिंदू धर्म के उपासक बनने लगे, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। मतलब क्या है कि शिव सिंह के कार्यकाल में हिंदू धर्म प्रधान तो हो गया, लेकिन वो उसको भी मानते थे, लेकिन अपनी परंपराओं का भी पालन करते थे। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। मतलब क्या है, देखिए इनके यहाँ पर ये एक तरह से जनजाति व्यवस्था नहीं है, ये क्या है, हर तरह के वर्ग इनके यहाँ पर थे और हर वर्ग को उचित सम्मान देते थे। नाट्यकर्म में प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति है, देखिए हिस्टोरिकल है। निष्कर्ष क्या कहता है, जिस युग में हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातन हिंदू धर्म व्यवस्था दोनों को नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विशेष राज्यों की स्थापना इस तरीके से राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए, जिससे उन्होंने बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। वही कह रहा है कि राज्य व्यवस्था में जब जनजातियों का भी योगदान शुरू हो गया तो वो एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाजों को अपनाने लगे। इस प्रकार समाज में एक अलग तरह का परिवर्तन आया, जो कि वर्ण व्यवस्था से हट करके उनके व्यवसाय आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। जैसा कि पहले भी दिखाया था कि समकालीन, तो ये एनसीईआरटी हर टॉपिक में भारतीय इतिहास के साथ साथ समकालीन विश्व के बारे में चर्चा करता है, तो मंगोलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको भी हम एक सरसरी निगाह देख लेते हैं। अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। इतिहास, ये मंगोलिया कहाँ पर है, ये चाइना जो हमारा है, चाइना कुछ तरफ पड़ता है, ठीक है, चाइना के और भी नॉर्थ में पड़ता है। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकार संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। मंगोलों भी जनजाति थे। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों को क्या बोलते थे, स्टेपी, और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। ठीक,
1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। मंगोल और तुर्की किसका चर्चा करें? चंगेज खान का। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इनके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व की खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थे। वे विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। मतलब क्या है? चंगेज खान ने हर एक तरह के वर्ग को शामिल किया और उनको संगठित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। वो उन्हीं की चर्चा कर रहा है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने जनजातियों के साथ साथ खानाबदोश जातियों के बारे में चर्चा किया है और राज्य व्यवस्था में किस तरीके से शामिल हुए हैं और इस प्रकार से किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बदली है, उसकी पूरी चर्चा हमने किया है। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम आएंगे तो उसमें किसी अन्य नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। टिल देन, बाय बाय।